Hello students, welcome to the English class. Today we shall continue our chapter The Making of a Scientist. So children, अब तक हमने पढ़ा था कि how Richard Albright was making real experiments one after another, and he started this thing from his 7th grade. In 7th standard he had participated in a county science fair and he lost in that competition. जब उस competition में वो हार गया तो उसने क्या सबक लिया? He learned that only a real experiment could make him win or could win him in any of the competitions. So what he did, इसने इस competition में क्या किया था? He had displayed the tissues or he had displayed the slides of frog tissues. देखिए हमने पढ़ा था when Richie was in 7th grade his entry was slides of frog tissues. तो सबसे पहली चीज़ एब्राइट ने यहाँ से स्टार्ट की थी. ओके, देन व्हाट ही डिड, सेकेंडली उसने हार नहीं मानी. ही डिडंट गिव अप एंड ही टुक आइडियाज़ फ्रॉम डॉक्टर अर्कहार्ट. और डॉक्टर अर्कहार्ट ने क्या किया, रिप्लाई में उनको बहुत सारे सजेशंस भेजे एक्सपेरिमेंट्स के. एंड एब्राइट बिकेम बिजी ऑल थ्रू हिज हाई स्कूल्स एंड ही स्टार्टेड वर्किंग अपॉन दोज प्रोजेक्ट्स और दोज सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स गिवन और पुट फॉरवर्ड बाय डॉक्टर अर्कहार्ट. और इसने क्या किया, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स पे काम किया और काउंटी और इंटरनेशनल साइंस फेयर्स में पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे प्राइजेस भी जीते. तो देखते हैं उसने 8th क्लास में क्या किया. ये देखो, फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट उसने क्या चूज़ किया था. उसने चूज़ किया था अपना जो सब्जेक्ट था, द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज़ विच किल्स द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज़ दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर एवरी फ्यू ईयर्स. तो उसने क्या किया, इस सब्जेक्ट को लिया 8th क्लास में प्रूव करने के लिए कि जो बीटल्स होती है उसके प्रेजेंस में अगर कैटरपिलर्स को रेज किया जाए तो उस बीटल क्या ट्रांसमिट कर देता है, उनमें वायरल डिजीज़ ट्रांसमिट कर देता है एंड विच बिकम्स द रीज़न ऑफ किलिंग ऑफ ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स. ऑल्दो वो इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव नहीं कर पाया, बट इवन दो ही ट्राइड टू शो दिस इन फ्रंट ऑफ द पीपल एंड ही ऑल्सो वन दिस कॉम्पिटिशन. अब ये बात हो गई 8th स्टैंडर्ड की. नाउ नेक्स्ट ईयर मीन्स व्हेन ही वाज इन 9th ग्रेड, दैट मीन्स ये इसका 3rd एक्सपेरिमेंट हो गया व्हेन ही वाज इन 9th क्लास. ओके चिल्ड्रन, तो 9th क्लास में जब आए तो अगेन ही टुक अनदर थ्योरी और अनदर सब्जेक्ट फॉर हिज टेस्टिंग. एंड दिस टाइम व्हाट सब्जेक्ट ही हैड अंडरटेकन. इस बार उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश करी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स. तो उन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि वाइसरॉय बटरफ्लाइज जो होती हैं वो मोनार्क बटरफ्लाइज को क्या करती हैं, कॉपी करती हैं. ये इलस्ट्रेशन भी मैंने आपको बताया था. दिस बटरफ्लाई, the butterfly at the top is your monarch butterfly and the butterfly at the bottom is your वाइसरॉय बटरफ्लाई. दोनों डिफरेंट हैं देखने में, लेकिन क्या होता था कि मोनार्क बटरफ्लाई को बर्ड्स खाना पसंद नहीं करती थी बिकॉज इनका टेस्ट बर्ड्स को पसंद नहीं था. वाइल ऑन द अदर हैंड द टेस्ट ऑफ वाइसरॉय बटरफ्लाइज was very good one, so birds would love to eat viceroy butterflies. So viceroy's butterfly in order not to become a bird's dinner, वो नहीं चाहती थी कि वो बर्ड्स का डिनर बन जाए या बर्ड्स का शिकार बन जाए. तो वो क्या करती थी, वो मोनार्क बटरफ्लाई की तरह अपने आप को कॉपी कर लेती थी खुद को बचाने के लिए, इन ऑर्डर टू सर्वाइव देमसेल्स और इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट और गार्ड देमसेल्स फ्रॉम द बर्ड्स फूड, बिकमिंग बर्ड्स फूड और बर्ड्स डिनर. तो इस थ्योरी को प्रूव करने की कोशिश करी रिचर्ड एब्राइट ने अपने इस नए प्रोजेक्ट में. तो नेक्स्ट ईयर मैंने बताया था कौन सी क्लास थी. नाउ ही वाज इन 9th स्टैंडर्ड. तो ये उसका 3rd प्रोजेक्ट था. और उन्होंने एक चीज़ और बताई कि जो स्टर्लिंग बर्ड होती हैं, सिर्फ स्टर्लिंग बर्ड ही ऐसी बर्ड्स होती हैं जो कि जो ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं खाती हैं. लेकिन ऑर्डिनरी बर्ड्स क्या खाना पसंद करती थी, वाइसरॉय बटरफ्लाई खाना पसंद करती थी. वाइल स्टर्लिंग बर्ड्स वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड बट दे वुड लव टू ईट ओनली मोनार्क. तो सिर्फ स्टर्लिंग बर्ड्स ही ऐसी थी जो मोनार्क को खाना पसंद करती थी. बाकी की सारे बर्ड्स वाइसरॉय बटरफ्लाइज को खाना पसंद करती थी. तो इस प्रोजेक्ट को भी क्या हुआ, दिस प्रोजेक्ट was placed first in the geology division
and third overall in the county science fair. That means Richard Albright ने बहुत अच्छे से एक लेसन ले लिया था and he was every time experimenting on real ground, and he has chosen the subject of insects because he had maximum knowledge on this particular insect, because he had worked upon insects, especially butterflies, for quite many years. तो उन्होंने बटरफ्लाइज पे कई सालों तक काम किया था और उन्होंने बटरफ्लाइज को ही चूज़ किया अपना सब्जेक्ट, और इसी पे ही वो एक्सपेरिमेंट करते चले गए, एंड एवरी टाइम ही वॉज विनिंग द कॉम्पिटिशन. नाउ ही वॉज इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल. तो ये हाई स्कूल क्या होता है बेटा? पहले के टाइम पे इन अर्लियर टाइम हाई स्कूल वॉज आइदर 10th स्टैंडर्ड को भी बोला जाता था, और जहाँ पे 12th, अब तो ये पहले 11th और 12th स्टैंडर्ड कॉलेज हुआ करते थे, अब 11th और 12th को भी स्कूल में मर्ज कर दिया गया. सो नाउ स्कूल्स आर सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, जस्ट लाइक आवर स्कूल इज़ अ सीनियर सेकेंडरी स्कूल फ्रॉम नर्सरी टू 12th स्टैंडर्ड. तो ये जो हाई स्कूल के सेकेंड ईयर, दैट मीन्स सी इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल. तो रिचर्ड एब्राइट अब सेकेंड ईयर हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में आ चुके थे, और रिचर्ड एब्राइट ने क्या किया, फिर से रिसर्च किया, और उन्होंने किस पे रिसर्च किया? नाउ ही वाज वर्किंग ऑन एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन. एक अननोन इंसेक्ट के हार्मोन पे वर्क करना शुरू कर दिया, उस पर उसकी डिस्कवरी कर डाली. इनडायरेक्टली ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑफ ऑन द लाइफ ऑफ सेल. और इस इंसेक्ट के हार्मोन पे काम करते करते अचानक से ऑल ऑफ अ सडन उनकी एक और नई थ्योरी उनके सामने आई, और उस थ्योरी का क्या नाम था? द लाइफ ऑफ साइकिल्स. स्टूडेंट्स, ये जो थ्योरी थी द लाइफ ऑफ साइकिल्स और हाउ द सेल्स वर्क, इस थ्योरी ने रिचर्ड को बुलंदियों पे पहुंचा दिया. रिचर्ड मेड a remarkable achievement in his life just because of this theory. And what led him to this new theory on the life of cell? While he was making his discovery of an unknown insect hormone, और उसके दिमाग में एक सवाल उठ रहा था, and what was that question arising in his mind? What is the purpose of 1 minute? Yes. So another one question was arising in his mind, and that question was, what is the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa? तो उनके दिमाग में ये चल रहा था कि जो मोनार्क प्यूपा होती हैं, यानी कि एडल्ट बटरफ्लाई के बनने से पहले की जो स्टेज होती है प्यूपा मोनार्क बटरफ्लाइज में, तो उस स्टेज पे मोनार्क प्यूपा के विंग्स के ऊपर 12 tiny gold spots होते हैं. There are 12 tiny gold spots found on the wings of or the wing scales of monarch pupa. So there was a question lurking in the mind of Richard Albright, that what purpose is being served by those 12 tiny gold spots on a monarch pupa. So everyone assumed that those spots are ornamental one, and those spots are just for the beautification of the butterfly, and because of those spots butterflies look very beautiful one, elegant one. But Dr. Urquhart didn't believe this idea of being ornamental, and he knew that something else is the purpose of those 12 tiny gold spots. So in order to find the answer, what Albright did, Albright along with other excellent science students built a device which showed that, or which proved that the spots were producing a hormone necessary for the all-round development or the complete development of the butterfly. तो उन्होंने क्या किया, अपने कुछ excellent students के साथ मिलकर टीम बनाई, और उस टीम ने ये प्रूव करने की कोशिश करी, उन्होंने एक डिवाइस बनाया, इंस्ट्रूमेंट बनाया, और उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ये प्रूव करने की कोशिश करी दैट एक हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जो टाइनी गोल्ड स्पॉट्स हैं, और ये हार्मोन किसके लिए ज़रूरी होता है? दिस हार्मोन इज़ वेरी एसेंशियल, दिस हार्मोन इज़ वेरी नेसेसरी, दिस हार्मोन इज़ वेरी क्रूशियल फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट और द complete development और द holistic development of the butterfly. अब इसी प्रोजेक्ट को लेके एब्राइट ने क्या किया, ही वन द फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड ही फाउंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर. तो काउंटी फेयर में तो उनको फर्स्ट पोजीशन मिली, लेकिन साथ ही साथ इनको एंट्री मिल गई थी इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में. एट द सेम टाइम ही वन थर्ड पोजीशन इन फॉर जियोलॉजी, इन जियोलॉजी डिपार्टमेंट में भी इनको थर्ड पोजीशन मिली.
और उसके साथ उनको एक चांस और मिला, अपॉर्चुनिटी मिली. व्हाट अपॉर्चुनिटी है अवेल्ड? टू वर्क एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च. वहाँ इनको काम करने का चांस मिला. सो स्टूडेंट्स, Richard Albright was advancing day after day by proving his projects, by displaying his real projects in each year as he was promoting from one year to another year. Now as a high school junior, अब ये high school junior में पहुँच चुके थे. 1 minute. Yes. Now Richard was in a high school junior and he continued his advanced experiments on the monarch pupa, and that year his project also won first place at the International Science Fair, and again he got the chance to work in the army laboratory during the summer season. पिछले समर में भी उनको चांस मिला था. ही गॉट द चांस टू वर्क एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, एंड सेकेंड ईयर इन समर अगेन ही गॉट द चांस और अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर. सो दोज लेबोरेटरीज, आर्मी लेबोरेटरी और एंटोमोलॉजी लेबोरेटरीज, वे हाईली एडवांस्ड लेबोरेटरीज, वे sophisticated and highly advanced tools and instruments were available for the scientists or for the researchers to undertake their research work. And Richard Albright was lucky enough to got this chance to work in those two laboratories during his summer time. Next year again he moved ahead. He went a step further, and what he did, he grew cells. So children, अब तक जो हमने पढ़ा, that was your recapitulation. Now we shall begin the explanation of the remaining part. So listen carefully. He grew in his senior year. He went a step further. He grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormones from the gold spot. See, only, he says that only and only when those butterflies are fed with the hormones produced by the 12 tiny gold spots, then those monarch pupa, then the cells, they would develop into normal butterfly wing scales. इसका मतलब ये है कि उन्होंने क्या किया, मोनार्क के विंग्स में से सेल निकाले और उसको ग्रो करना शुरू किया और सेल्स को डिवाइड कर दिया. क्या किया? व्हाट ही डिड, उन्होंने सेल्स को डिवाइड कर दिया. एज यू हैव स्टडीड इन साइंस, देयर इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन. न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, सेल्स को डिवाइड, न्यूक्लियस को डिवाइड कर दिया जाता है. इन द सेम वे सेल्स वर डिवाइडेड. और किसके सेल्स थे ये? मोनार्क प्यूपा के. तो मोनार्क प्यूपा के सेल को अगर ग्रो किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, तो इन विच स्टेज इट विल कन्वर्ट इनटू अ बटरफ्लाई. बट फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ दोज सेल्स, for those two cells which were divided into two parts were needed those hormones secreted by the 12 tiny gold spots. तो जब उनको सेल्स को डिवाइड करने के बाद में ये हार्मोन उनको फीड कराया गया, तब क्या हुआ? what results came out? those two cells develop into normal butterfly wing scales. यानी कि वो दोनों अलग अलग सेल्स किस में डेवलप हो चुके थे? दो नॉर्मल बटरफ्लाइज में कन्वर्ट हो चुके थे. एंड दोज टू नॉर्मल बटरफ्लाइज हैड कंप्लीट विंग स्केल्स. उनकी विंग्स आ गई थी, उनमें स्किल्स डेवलप हो चुके थे. दैट मीन्स रिचर्ड एवराइट proved his theory, and he was successful in proving that those hormones secreted by the tiny gold spots found on monarch pupa were very much necessary, were very essential for the complete development of a butterfly. That means a cell could be developed into 2, 3, 4 butterflies, into normal butterflies wing scales if they are fed with the hormones from the gold spots. So again this project won first place for zoology at the international fair. See, he again won the first place, and he spent the summer after graduation doing further work at the army laboratory and the laboratory of the US Department of Agriculture. So
every time he came with flying color, and he was getting opportunity after opportunity to work at the, either sometimes at the army laboratory, sometimes at the laboratory of US Department of Agriculture. Other time he got the opportunity to work at the entomology laboratory. So he was working, he was making his further research after research by working on those working in those advanced laboratories. The following summer, that means the coming summer or the aheading summer, यानी कि जो आने वाला summer था, जो आ रहा था अभी, after his freshman year, that means now he had come into college, and that means he had sought admission, or he had taken admission at Harvard University. So students, Harvard University is one of the oldest institution for higher learning in United States. So Richard Albright had taken admission at Harvard University. Now he was a college student, and he went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work. Did more work means he further proceeded towards his research work, and this research work was on the hormone from the gold spots. Although he had proved that those hormones produced from the gold spots are very much essential for the normal development of a butterfly, but even then he worked more on the hormones from the gold spots. And where he worked in the laboratory of the Department of Agriculture, and he was getting all kinds of sophisticated instruments and tools, highly advanced tools, to do his or to continue his research work. So with the help of those high-tech laboratory, he was able to identify the hormone's chemical structure. So at last he got the chance, and he had identified the hormones chemical structure. Finally, eventually उन्होंने हार्मोन्स के केमिकल स्ट्रक्चर का पता लगा लिया था, उसका आइडेंटिफिकेशन कर लिया था. A year and a half later, during his junior year, Albright got the idea for his new theory about cell life. तो अभी हमने पढ़ा how Albright got the idea for his new theory, and what was that new theory? It was about cell life. सेल की लाइफ कैसे वर्क करती है उसके बारे में आइडिया रिचर्ड एब्राइट को पता चल गया था जब वो जूनियर ईयर के दौरान, when he had already spent a year or more than half year in his junior year, he got this idea. It came while he was working or he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone. So one day he was working on the chemical structure of a hormone, and he was looking at X-ray photos. So all of a sudden he got the idea for his new theory about cell life. So students, वो एक्सरे की फ़ोटोज़ में क्या देख रहे थे? रिचर्ड एब्राइट हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर देख रहे थे, और अचानक से ऑल ऑफ अ सडन an idea struck to his mind. Many times it happens that you are working on something, and all of a sudden something clicked into your mind. In the same manner, Albright also got this idea, or this new theory about cell life clicked into the mind of Albright. So while seeing those photos, Albright had got the idea, but rather being very excited, he didn't shout like Eureka, or didn't even shouted like I have got it, like yes I have done it. तो ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं था एब्राइट का. एब्राइट डिडंट रिएक्टेड इन दैट वे, बट ही बिलीव दैट the photos had given him the answer to one of his biology's puzzle, the biology's conundrum he had in his mind lurking for such a long time, that how the cell can read the blueprint of its DNA. Now he got the answer of this puzzle, biology puzzle. And what was that puzzle? See one more time. How the cell can read the blueprint of its DNA. ये एक biology puzzle थी, और Richard Albright had got the answer to this biology puzzle. उनको इसका आंसर मिल चुका था. और कब मिला? While he was finding about insects hormones. जब वो insects के hormones को आइडेंटिफाई कर रहे थे, पता लगा रहे थे,
तब उनके दिमाग में एक आइडिया आया और उनको किस चीज़ की पहली उनकी सुलझ चुकी थी. नाउ ही हैड अनसॉल्व्ड अ बायोलॉजी पजल्स एंड ही हैड गॉट the answer of the question that how the cell can read the blueprint of its DNA. That means every cell, each and every cell has its own DNA. हर एक सेल की अपने DNA होता है और वो DNA की अपनी एक ब्लूप्रिंट होती है. तो वो DNA की जो ब्लूप्रिंट होती है वो किसकी होती है? वो लाइफ की ब्लूप्रिंट होती है. दैट मीन्स DNA, सी व्हाट इज़ DNA? DNA इज़ द सब्सटेंस. DNA आपने साइंस में you might have studied it in the science that DNA is the substance in the nucleus of a cell. Nucleus means the center. Each and every cell has a DNA as a substance in its nucleus. यानी कि हर एक सेल के बिल्कुल सेंटर में उसका DNA एग्जिस्ट करता है and that DNA controls the genetic factors of human beings. हमारे अंदर जो भी क्वालिटीज़ होती है, जो भी बैड हैबिट्स और जो भी गुड एट्रीब्यूट्स होते हैं, आइदर वी हैव टेकन फ्रॉम फादर और मैटरनल फैमिली और पैटर्नल फैमिली. सो दीज क्वालिटीज़ आर नोन एज जेनेटिक qualities which we acquire from our forefathers, from our parents, from our relatives. तो ये those genetic factors or those genetic qualities are transmitted to us through the help of this DNA. तो DNA क्या होता है? DNA is a substance जो सेल के न्यूक्लियस में होता है. तो ये सेल क्या करता है? सेल हैज़ द क्वालिटी. सेल का फंक्शन क्या होता है? सेल क्या कर सकता है? सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स DNA. यानी कि सेल अपने ही DNA के ब्लूप्रिंट को रीड कर सकता है. रीड करने का मतलब है सेल कैन कॉपी और सेल कैन मेक अ रेप्लिका ऑफ इट्स. दैट मीन्स इफ़ यू विल पुट अ पेज inside a Xerox copy, then what will it do? It will give you one more same exact copy of that. आप Xerox मशीन में से exact copy निकाल लेते हैं, उसका blueprint as it is निकाल लेते हैं. in the same manner एक सेल अपने आप को DNA की हेल्प से दूसरे सेल में भी क्रिएट कर सकता है. दैट मीन्स एक सेल से दो, दो से चार, चार से 8, यानी कि इन मल्टीपल्स दो सेल्स कैन बी क्रिएटेड एंड कैन बी डेवलप्ड इनटू अ नॉर्मल बीइंग. सो दिस वाज व्हाट स्टडीड एंड प्रूव्ड बाय Richard H. Albright in the various labs of United States while he was studying in Harvard University. In this way he proved that DNA is the blueprint for life. कि एक DNA जो होता है वो लाइफ का ब्लूप्रिंट होता है. यानी कि हर एक सेल के अंदर का जो DNA होता है, सेल कॉपी दोज DNA एंड कैन create one more cell, 1, 2 or 3, 4 or in multiples many more cells can be created or replica of cells can be created. So all these were the various achievements achieved by or made by Richard Albright. Albright and his college roommate James R. Wrong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together they later wrote the paper that explained the theory. So students, now we have to go to the flashback in the very beginning of the chapter when we had started or when we had initiated or when we had begun the chapter. We had read that Richard H. Albright, when he was only 22 years old, he had explained a theory on how cells work on a paper, and that paper was published in scientific journal. Okay, if you remember. So let's move. आपको याद आ रहा है नहीं आ रहा है, but you should see first of all see the name of the college roommate along with whom James had explained the theory. So this college roommate was James R. Wrong, जिसके साथ Albright ने क्या किया था? He worked all night and they drew pictures, they made plans and they constructed devices, plastic devices or models of molecules in order to prove that how cells can read or can copy the blueprint of DNA. तो इस पे उन्होंने पूरी रात काम किया and together, that means unitedly, mutually they wrote the paper. Paper means theory. उन्होंने इस theory को लिखा और इस theory को explain किया एक article में. और ये article कहाँ publish हुआ था? Let's move back again to the beginning of our chapter to make you remember.
Yes, children, I had we are getting stuck. 1 minute. Yes, here we are. I'm unable to move. It is taking time. Do you remember the name of the scientific journal? It was a very important scientific journal in which the theory on how cells work was published. So student, I am unable to move or switch to page number 1. I am unable due to some technical issues. So it was Proceedings of the National Science. We are unable to move there. So every one of you have got the book. So read the chapter. Go to the beginning in order to see that Richard Arkwright, along with his friend named James Strong, had explained the theory on a paper, and they had made a device